तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों बीटी यूपी सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप MI के नाम से जानते हैं। इसके हम यूनिट नंबर 5 का वन शॉट लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हम 4 जो भी चैप्टर थे उनके हमने वन शॉट ले लिए हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है मीजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। इसका मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। तो अगर आप मेरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन से नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उस ट्रिक को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कम चीज़ों को आप फॉलो करके इस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और पूरे 50 नंबर भी आप सभी के कवर हो जाएंगे। तो वन शॉट वीडियो में जितना आप सभी को बता दे रहे हैं उतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, और जो मेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे ढेरों सारे ट्रिक मैंने बताया है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गियर्स। नाम दिया है मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गियर्स नहीं है, ये हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है गेज। क्या? मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गेज। गियर्स के साथ साथ गेज भी है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर हमको 3 तरीके के टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला होता है स्क्रू थ्रेड, दूसरा होता है गियर्स। गियर्स में आपको स्पर गियर पढ़ना मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 टॉपिक और मिलते हैं पढ़ने के लिए। प्रोफाइल प्रोजेक्टर, CMM, टूल मेकर माइक्रोस्कोप। इसके अंदर CMM टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप और कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आपने मेरा ट्रिक नहीं देखा है, किस चीज़ का ट्रिक, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है, उस ट्रिक को देखिएगा। बिना उसको देखे प्लीज़ मत आगे बढ़िएगा, तो उस ट्रिक को देखकर क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको थ्रेड वाला पोर्शन और गियर वाला पोर्शन छोड़ देना है, लेकिन जो CMM है, टूल वाला, टूल मेकर्स वाला है, और एक और क्वेश्चन होता है इसके अंदर, वो होता है हमारा, कौन सा होता है बताइएगा। ठीक है, और कौन सा होता है, वो होता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है, लेकिन थ्रेड वाला और गियर्स वाला पोर्शन छोड़ देना है। भैया ये क्यों कह रहा हूँ ये समझो। देखो, चाहे थ्रेड है चाहे गियर, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, पहले नंबर। दूसरी बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि दोनों का जो सिलेबस गिवन है ना, इस तरीके से गिवन है कि सिलेबस से क्वेश्चन नहीं डाल पाता एग्जामिनर। फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। हमेशा मैं आप लोगों को ट्रिक देने की कोशिश किया हूँ पिछले बहुत सालों से, और वही ट्रिक फिर दे रहा हूँ। जो आपका स्क्रू थ्रेड एंड गियर का टॉपिक है ना, वो एक्चुअल में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन नहीं दे सकता 5 नंबर का कुछ। तो वो क्या करता है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे देता है। PYQ अगर आपने नहीं देखा तो PYQ देखिएगा, उसमें डायरेक्ट आपको गियर के टर्मिनोलॉजी दे देगा। ट्रेन्स वगैरह के बारे में कभी कभी पकड़ा दिया है कि गियर के टर्मिनोलॉजी, एडेंडम, डिडेंडम बताओ। अब आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर में पढ़ तो लिया है, वो इसीलिए दे देता है कि भैया 5th में पढ़ा है, लिख देगा लड़का। लेकिन लड़का तो 5th का पेपर दे करके ही, 5th के पेपर दे करके गेट से बाहर निकला पॉलिटेक्निक के, तो भूल जाता है कि हमने क्या लिखा, वो भी नहीं पता मुझे, लिख दिया बस, है ना। खैर ये तो एक अलग बात है। तो जो मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्रेड एंड गियर्स, इनको अगर आप चाहें तो पढ़िए, ओवरव्यू ले लीजिए, लेकिन बहुत डिटेल की तरफ मत जाइए। ठीक है, हाँ, CMM टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, ठीक है, और प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इसको पकड़ लीजिए। तो चलिए फिलहाल हम पढ़ाने वाले हैं सब चीज़ को, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। हम स्क्रू थ्रेड को शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो सामान्यतः स्क्रू थ्रेड 2 प्रकार की क्रियाओं के लिए बनाए जाते हैं।
जैसे आपका ये क्या होता है, नट होता है, ठीक है, नट बोल्ट, ये एक्चुअल में बोल्ट होता है और इसके ऊपर ऐसे थ्रेड बना होता है। तो थ्रेड क्यों बनाया जाता है? पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए, मोशन का ट्रांसमिशन करने के लिए, और दूसरा फास्टनर के रूप में काम करते हैं। जैसे इसके ऊपर नट को फास्टनर करना है, कसना है, तो हम थ्रेड बनाएंगे, तभी उसके ऊपर आप नट कस पाओगे। थ्रेड का उपयोग पावर का ट्रांसमिशन, ठीक है, आप किसी भी पावर के ट्रांसमिशन के लिए थ्रेड का यूज करते हैं। मोशन यानी कोई गति हो रही हो, ठीक है, मान लो लीनियर मोशन से रोटरी मोशन हो रहा होगा, वहाँ पर भी आपका थ्रेड का यूज होगा। किसी कर्व सरफेस, वक्री सतह का मतलब कर्व सरफेस की परिधि पर बने यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए हेलिकल ग्रुप्स को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। तो जो कर्व सरफेस है, ठीक है, उसकी परिधि पे जो हेलिकल ग्रुप्स, हेलिकल का मतलब होता है घुमावदार, हेलिकल का मतलब होता है घुमावदार, कोई कर्व सरफेस है उस पर हेलिकल ग्रुप्स अगर बने हुए हैं, और वो कैसे हैं, यूनिफॉर्म यानी एक समान ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है खांचा, तो उसको स्क्रू थ्रेड कहते हैं, ठीक है। जब एक चूड़ीदार भाग जिस पर बाह्य चूड़ियाँ कटी होती हैं उन्हें मेल कहते हैं। जैसे ये हमारा है तो इस पर बाह्य चूड़ियाँ कटी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मेल। और अगर आपका नट होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, इंटरनल चूड़ियाँ कटी होती है, जो इसके अंदर फास्टनर होगा, ठीक है, फास्टनर होगा, उसे कहते हैं, तथा दूसरे चूड़ीदार भाग जिस पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है उसको कहते हैं फीमेल। आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक्चुअल में कहलाता है क्या, एक्चुअल में इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं क्या, शिखर यानी क्रेस्ट, और इस वाले पूरे पोर्शन को कहते हैं जड़ यानी रूट, ठीक है। ये आपका जो है वो चूड़ी का एंगल है, ठीक है। इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन के बीच की दूरी हमारी कहलाती है पिच, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इस वाला, ये वाला जो, ये क्या है, जड़, ठीक है, और ये क्या है, शिखर। शिखर के बॉटम और जड़ के बॉटम के बीच की दूरी जो है वो उसको कहते हैं चूड़ी का डेप्थ, क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान रखना होगा, एक होता है पिच डायमीटर, और एक होता है आपका माइनर डायमीटर, एक होता है आपका मेजर डायमीटर। तो अगर हमारा मेजर डायमीटर की बात आएगी, ठीक है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की बीच की दूरी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेजर डायमीटर। और रूट से रूट तक के बीच, नीचे से नीचे तक की बीच की दूरी को, इस वाले से इस वाले की बीच की दूरी को कहेंगे माइनर डायमीटर, ठीक है। और आपका पिच डायमीटर होता है, ठीक है। तो पिच डायमीटर जो है मेरे दोस्त, एक्चुअल में वो हमारा मेजर डायमीटर जो होता है और माइनर डायमीटर उसके बीच का गैप होता है, उसको कहते हैं पिच डायमीटर, और ये काल्पनिक होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि हमने इसको अपनी तरीके से माना गया है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब सिलेबस के अंदर है मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर, ठीक है, यानी मेजर डायामीटर। अब किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो कैसे आप मापन करोगे, माइक्रोमीटर के मेथड के द्वारा, ठीक है। और माइक्रोमीटर का हमने पूरा मेथड यूनिट नंबर 2 के अंदर करा रखा है। तो अब माइक्रोमीटर को बार बार तो मैं रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोमीटर की मदद, बेंच माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर की मदद से हम डायमीटर को मापते हैं, ठीक है। तो अब मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर, तो किसी चीज़ के माइनर डायमीटर को मापने के लिए, ठीक है, बी शेप के छोटे छोटे स्टील के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये बी शेप के टुकड़े चूड़ियों के रूट के संपर्क में रहते हैं, और वी शेप के टुकड़े अलग अलग मापों में होते हैं। तो बी शेप के जैसे बी ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके के हम बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो बी शेप के होते हैं। तो आप एक्सटर्नल डायमीटर का मापन करोगे तो माइक्रोमीटर, और आप माइक्रोमीटर का डिटेल वहाँ पर लिखोगे। इंटरनल डायमीटर जब आप मापोगे, ठीक है, माइनर डायमीटर जो कहते हैं, ठीक है, जिसको, तो हमारा कुछ इस तरीके से आप मापन करोगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गियर वाले पोर्शन को एकदम से छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो उसमें टूल थिकनेस का मेजरमेंट है, पिच का मेजरमेंट है,
गियर का, प्रॉफिट टेस्टर का है। तो इन सब के मेजरमेंट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कह दिया हूँ कि और जो टॉपिक्स हैं उनको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब आता है हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर कि भैया प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर को एकदम से वर्किंग को समझाएंगे। तो हमने देखा भैया प्रोफाइल प्रोजेक्टर को समझने के लिए इसका डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम तो हम भैया इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं, सीधा दूसरा टॉपिक आ गया। तो हमने कहा चलो पहले डायग्राम ऐड करते हैं, फिर हम समझाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, प्रोफाइल प्रोजेक्टर में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर के माध्यम से हम गियर टीथ जैसी चीज़ों को क्या करते हैं, मीजर करते हैं, ठीक है। गियर टीथ जैसी चीज़ों को मीजर करते हैं। तो ये भैया हमने ले लिया आपका डायग्राम, ठीक है भैया। ये लगा हुआ है आपके पास लाइट का सोर्स, ठीक है। ठीक है भैया, लाइट सोर्स है, लाइट को जला दिया, लाइट हमारी भैया चल गई, ठीक है। लाइट हमारी चल गई, लाइट आई मिरर M1 पे, अर्थात ये पहला मिरर है। पहला मिरर कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कोई भी मिरर जिस तरीके से होता है, ठीक है, अगर मान लो ये सीधा जा रहा है, तो ये सीधा अगर ऐसे जा रहा है तो ये इसी एंगल पे वापस आ जाता है। लेकिन मिरर हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से एंगल पर है तो जितने एंगल पे ये टच होगा उसके 2 थीटा से वापस जाएगा। तो हो सकता है कि ये आपका डायरेक्ट 45 डिग्री रखा हो और ये 90 डिग्री पर पैरेलल वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होकर के मिरर M1 से लाइट जाएगा कहाँ पर, ग्लास टेबल पर। कहाँ पर, ये है हमारा ग्लास टेबल। अब ग्लास टेबल के साथ हमारा माइक्रोमीटर अटैच है। माइक्रोमीटर क्यों अटैच है भैया, आपको पता है माइक्रोमीटर का यूज क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोमीटर का यूज क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हमको किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ है माइक्रोमीटर, देख लिया आपने, ठीक है। ये हमारा पूरा माइक्रोमीटर का अटैचमेंट है। इसके ऊपर रखा हुआ है वर्क पीस, जिसको हमको मीजर करना है। ये हमारा लगा है मैग्नीफाइंग लेंस। तो हमारा ये जो प्रकाश है चला, वर्क पीस के ऊपर पड़ा और वर्क पीस से आगे बढ़ा, कहाँ पर गया, मैग्नीफाइंग लेंस पर। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, आवर्धित कर देना। और लेंस ने क्या किया, प्रकाश को आवर्धित किया और ये टकराया मिरर M2 पर। फिर मिरर M2 पर टकराया तो यहाँ से फिर आपका पकड़ लिया रास्ता सीधा, क्योंकि एंगल आपका जितना बन रहा था उससे 2 थीटा डिग्री बना और यहाँ पर गया मिरर M3 पर, और मिरर M3 पर फिर टकराया, ठीक है। और जा करके एक स्क्रीन पर क्या बनेगा, यहाँ पे इसका प्रतिछाया बनेगा, क्या बनेगा, प्रोफाइल बनेगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो गियर प्रोफाइल का मेजरमेंट किया वो प्रोफाइल प्रोजेक्ट हो जाएगा और हमको मेजरमेंट पता चल जाएगी। तो ये हमारा प्रोफाइल प्रोजेक्टर का कह सकते हैं डायग्राम है और इसकी वर्किंग है। तो इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और आपको समझा देंगे। किसी गियर के टीथ के प्रोफाइल को टूल मेकर माइक्रोस्कोप है, अभी आपने पढ़ना आगे है जस्ट टूल मेकर माइक्रोस्कोप, उसको भी हम लोग समझेंगे क्या है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके जांचा जा सकता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के स्क्रीन का मतलब क्या है, आपने अभी स्क्रीन देखा था, ठीक है। हमने क्या किया कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट था उसको क्या किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कराया, यानी उसकी छाया बनाई बड़े स्क्रीन पर, और फिर वहाँ से आप मेजरमेंट करते हो। पर्दे यानी स्क्रीन से गियर टीथ का स्टैंडर्ड टूथ प्रोफाइल को मैग्निफिकेशन के अनुसार पहले से तैयार करके इसकी तुलना प्रक्षेपित की गई प्रोफाइल से की जाती है। यानी आपने जो भी मिरर्स के सिस्टम से ले गए वहाँ पर बड़ा किया तो उसकी तुलना यहाँ से इस जो प्रोफाइल होती है उससे की जाती है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग एक से कम मॉड्यूल वाले गियर टीथ के प्रोफाइल का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अब गियर के अंदर मॉड्यूल होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है जिसका फॉर्मूला होता है D/T, ठीक है। टीथ का डायमीटर, ठीक है, अपान में टीथ, ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूल। आप इसके बारे में और डिटेल आप
खुद से पढ़ें या टॉम वगैरह में आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये एक से कम मॉड्यूल वाले गियर टीथ के प्रोफाइल के परीक्षण के लिए यूज होता है। गियर की अगर मोटाई अधिक है तो प्रकाश सही मात्रा जरूरी है ताकि प्रोजेक्टेड टीथ पर छाया का प्रभाव न पड़े। अर्थात जिसका हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं ऐसा ना हो कि उस पर शैडो वगैरह आए, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की उस पर प्रकाश डालनी होती है, ठीक है। टीथ के प्रोफाइल के परीक्षण के लिए गियर को एक गोल मेज पर इस तरह रखा जाता है कि उसका अक्ष गियर के अक्ष के समपाती हो। कहने का मतलब ये है कि अगर देखें तो यहाँ वर्कपीस को रखा गया है, बहुत हाई लेवल का प्रकाश पड़ रहा है और क्या है इसके एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रकाश पड़ रहा है और मेज के अलोंग है, ठीक है। गियर के एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए स्पेशल फिक्चर का प्रयोग, फिक्चर का मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। जिग एंड फिक्चर आपने पढ़ा होगा। जिग जो है वो टूल को सपोर्ट करता है, गाइड करता है, और फिक्चर क्या होता है सिर्फ सपोर्ट करता है वर्कपीस को, ठीक है। इस यंत्र के आवर्धन को बढ़ाकर इसके मापन एक्यूरेसी को और बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हम इसको मैग्नीफाई करते हैं, देखा आपने मिरर लगा करके मैग्नीफाई करें। इससे छोटे छोटे गियरों के अन्य पैरामीटर जैसे दांत की मोटाई, प्रोफाइल एरर, बेस पिच आदि का मापन किया जा सकता है। तो आपने प्रोफाइल प्रोजेक्टर का एक हमने डायग्राम भी दे दिया और थ्योरी भी समझा दी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं टूल मेकर माइक्रोस्कोप की तरफ। तो हमने देख लिया कि भैया टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, तो हम डायग्राम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हम थ्योरी को भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। टूल मेकर माइक्रोस्कोप प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक प्रकाशीय मापन मशीन है। तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप जो है प्रकाश यानी लाइट का यूज करके काम करेगा। इसके द्वारा बाह्य लंबाई, आंतरिक लंबाई, स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल एवं कोणों का मेजरमेंट लिया जाता है। तो किसी भी तरीके की लंबाई, एक्सटर्नल लंबाई, इंटरनल लंबाई, एंगल्स और प्रोफाइल्स, इन सब गियर वगैरह, स्क्रू वगैरह को मेजरमेंट करते हैं। सभी मापन क्रियाओं को करने के लिए इसके साथ कई अटैचमेंट लगाए जाते हैं। आइए डायग्राम को देखते हैं, अटैचमेंट वगैरह सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो अभी आपने प्रोफाइल प्रोजेक्टर देखा, तो प्रोफाइल प्रोजेक्टर और टूल माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है वर्किंग को समझने के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। देखेंगे यहाँ पे लाइट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। लाइट सोर्स जो है इस तरीके से आगे की तरफ आएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिरर, ठीक है। और यहाँ पर मिरर से टकराएगा और फिर ये सीधा हो जाएगा 90 डिग्री पर, क्योंकि अगर कोई 45 डिग्री पे है तो ये 2 थीटा भागेगा तो सीधा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसके पहले यहाँ पे लगा हुआ है माइक्रोमीटर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इन सब को लेते हुए ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे लगा हुआ है मेजरिंग स्टेज, जिस पर आपका ये है रोटेबल टेबल, ठीक है। ये जो टेबल है ये रोटेट करेगा और इसके ऊपर हमारा है रखा वर्क पीस, ठीक है। तो हमारा ये वर्क पीस भी रखा हुआ है। अब एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है, मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को थोड़ा बड़ा करना, ठीक है। मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, तो बड़ा कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे लगा हुआ है प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ प्रिज्म से टकराएगा और फिर इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। जब ये सीधा टकरा रहा है तो यहाँ पे किधर एक इंक्लाइंड पे ये मूव करेगा और फिर इंक्लाइंड मूव करेगा तो फिर यहाँ पर प्रिज्म पे टकराएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से इंक्लाइंड मूव करेगा और यहाँ पर फिर एक कह सकते हैं कि मिरर चीज़ें रखी हुई है, फिर इससे टकराएगा तो यहाँ पर आएगा किस पे, पर्दे पर। कैसे, बड़ा हो करके, यानी मैग्नीफाई हो करके आएगा। तो इतना यहाँ पे कह सकते हैं कि चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि मैंने आप सभी को समझा दिया। अब हम चलेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी लिखी है हमने, तो ध्यान से पढ़ते चलिए और रफली आपको समझाते चलूँगा। तो थ्योरी क्या कह रही है, इस यंत्र में एक भारी, मजबूत एवं खोखला आधार होता है। जैसा कि नीचे आपने यहाँ पे अभी देख लिया, आपने एक बेस लगा होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बेस है। अब मैं बार बार डायग्राम की तरफ नहीं जाऊँगा, आप थ्योरी देखिएगा और डायग्राम को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इतना भी नए नहीं है, ठीक है, बहुत ईजिली आ जाएगा। थ्योरी पूरा सब्जेक्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। जिस पर झूलनादार शीर्ष लगा होता है, ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे स्विंगिंग हेड लगा हुआ है, ठीक है। किस लिए लगा हुआ है, ये एक्चुअल में जो वर्कपीस है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, वो इस तरीके से है कि इसको हम आगे पीछे थोड़ा सा कर सकें, ठीक है।
आधार के नीचे साइड में प्रकाश सोर्स लगा हुआ है, मैंने दिखाया था, अब बार बार फिर से नहीं जाऊंगा। आधार के ऊपर मापन स्टेज लगा होता है। मापन स्टेज बॉल बीयरिंग्स पर टिकी हुई होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये मापन स्टेज है, ठीक है। मापन स्टेज किस पर टिकी हुई है? बॉल बेयरिंग पर, ठीक है। ठीक है भैया, जो 2 माइक्रोमीटर से संचालित होती है। नीचे आपका माइक्रोमीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, बॉल बेयरिंग का, ठीक है। दोनों माइक्रोमीटर लंबाई एवं क्रॉस सेक्शन में आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इस यंत्र के मापन स्टेज के ऊपर एक रोटेबल टेबल होता है और रोटेबल टेबल पर वर्कपीस रखा जाएगा। 2 केंद्रों के बीच में ये पकड़ा जाता है, ठीक है। तो जो रोटेबल टेबल है उसी पे वर्कपीस को रखेंगे और 2 सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद घुड़ी टेबल के साथ वर्नियर प्रोटेक्टर लगा रहता है, जो घुड़ी टेबल के कोणीय रोटेशन को 3 डिग्री तक की शुद्धता तक पढ़ सकता है, या घुड़ी टेबल 360 डिग्री तक घूम सकता है। तो जो रोटेबल टेबल है उसके एंगल को मेजरमेंट करने के लिए प्रोटेक्टर यानी चांदा लगा होता है और वर्नियर प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। अब वर्किंग हमारा शुरू होता है यहाँ से। अभी तक हमारा था आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। हमको जिसको मापना होता है उसको हम टेबल पर रख देते हैं, ठीक है। और फिर हमारा नीचे से प्रकाश जाता है। प्रकाश पहली बार जाएगा, ठीक है, और कुछ इस दर्पण पर पड़ेगा और 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने डायग्राम पर दिखाया। उसके बाद आपका ये जाकर के वर्कपीस पर पहुँचेगा, ठीक है। और वर्कपीस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश रखें, जिससे क्या हो कि छाया वगैरह ना बने। उसके बाद वहाँ पे 3 प्रिज्म विधि यूज करेगी। एक आकूलर है, एक आईपीस है और प्रोजेक्शन। उस पर क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी उस पर आपको डाला जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? एक आईपीस लगा होता है। आईपीस किस लिए होता है? एक्चुअल में उसको देखने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आईपीस लगा होता है, किसके लिए? एक्चुअल में ये देखने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक के पोर्शन को देखने के लिए एक आईपीस लगा होता है, ठीक है। और आईपीस में प्रकाशमान गोल पैमाना लगा होता है, जिससे 1 डिग्री शुद्धता तक, एक्चुअल में 1 मिनट शुद्धता तक हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर कंटूर के बारे में मैंने सीएनसी में भी समझाया था कि ये इस एक्सिस के पहले तक का जो पोर्शन होता है, ठीक है। स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशीय शीर्ष के ट्यूब को फोकस करके, जो ट्यूब जा रही है प्रकाश का, उसको फोकस करके एडजस्ट करने के लिए यूज होता है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। विभिन्न तत्वों को मापन के लिए विभिन्न तरीके के अंशांकित स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कैलिब्रेटेड स्क्रीन यूज किया जाएगा वहाँ पर। स्क्रीन पर मानक प्रोफाइल बने होते हैं, जिसके द्वारा कार्यखंड का छाया बीम प्रक्षेपित करके उसकी तुलना की जाती है। तो जहाँ पर भी हमारा ये छाया बनता है उस पर बहुत सारे अलग से प्रोफाइल बने होते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं। टूल माइक्रोस्कोप का आवर्धन 10 गुना से लेकर 100 गुना तक होता है। इस माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है 0.025 mm तक होती है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वह है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जिसको कहते हैं CMM। तो हमें लगा कि भैया CMM का अच्छा डायग्राम नहीं है, तो हम पहले डायग्राम को ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, फिर अब आ चुके हैं आपको CMM समझाने के लिए। तो मैं आपको CMM के बारे में पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर आप थ्योरी खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो CMM जो है एक एडवांस मशीन है। कैसी मशीन है? एडवांस। जैसा ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेंसर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है। इसका उपयोग एक्चुअल में 3D डायमेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी x, y, z, यानी 3D डायमेंशन मापने के लिए यूज होता है। और बहुत ही हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाली जो कह सकते हैं ये मेजरमेंट मशीन है, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, अर्थात ये 3D डायमेंशन को माप के दिखा देती है, ठीक है। तो यूज कैसे होती है मेरे दोस्त? ठीक है, किसी भी ये पॉइंट को क्या करती है? डिटेक्ट करेगी, ठीक है, और फिर उसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री निकालेगी, और यह XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। तो आइए इसके मेन पार्ट्स को देखते हैं। अगर आप मेन पार्ट्स इसको देखोगे तो ये मैंने बताया कि एडवांस है, तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम और कंट्रोल यूनिट लगा होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉलम और ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉलम स्ट्रक्चर या ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये लगा है ये प्रोब सेंसर लगा होता है। क्या होता है? ये प्रोब हेड जो लिखा हुआ है सेंसर है ये, ठीक है।
और ये है प्रोब की स्टेम, ठीक है, और ये है प्रोब की टिप, ठीक है। ये प्रोब की डंडी है और ये प्रोब की क्या है, टिप है, और ये प्रोब का हेड है, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम मैंने बता दिया, यूनिट लगा हुआ है, और कंप्यूटर सिस्टम के साथ डेटा सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेटा यूज इसमें होता, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, कि काम कैसे करता है। तो काम इसका ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसके वर्किंग को बस इतना जानना होता है कि हमने क्या किया, वर्कपीस को रखा और ये पॉइंटर इस पर टच हुआ, और पॉइंटर टच होगा तो हमारा XYZ रिकॉर्ड हो जाएगा, और XYZ रिकॉर्ड करेगा डेटा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और डेटा सॉफ्टवेयर XYZ को रिकॉर्ड करके क्या करेगा, एक डायमेंशन कैलकुलेट करके दे देगा। तो यही सिंपल सा यहाँ पे आपका इसका वर्किंग है, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी लिखी हुई है, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ कंपाउंड या वर्कपीस होते हैं जिनको 3 डायमेंशनल मेजरमेंट करना जरूरी है। मैंने बताया कि ये 3 डायमेंशनल मेजरमेंट वाला डिवाइस है, यानी तीनों दिशाओं में ये क्या करता है, माप कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी मशीन XYZ कोऑर्डिनेट्स पर यंत्र की सूक्ष्म गतियाँ को मेजरमेंट करती है। इन यंत्र या मापन जो हेड हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है, और इन्हीं से उनका मापन किया जाता है। मशीन में 3 दिशाओं में लगे प्रत्येक स्लाइड पर सूक्ष्म रेखीय मापन ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं। मैंने बताया ये ऑटोमेटिक है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर यूज होंगे, और इन ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रदर्शित मापन किस में होता है, डिजिट में होता है, ठीक है। जो भी आपने मेजरमेंट किया वो डिजिट में बता दिया जाएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। और आगे कुछ देर बाद मुझे लगता है कि 6th चैप्टर में ट्रांसड्यूसर आएगा भी, और ये पॉजिटिव एवं नेगेटिव दिशाओं के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इनके द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है। अब आता है वर्किंग मेथड, जो कि मैंने अभी ऊपर समझाया आप लोगों को। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पूर्णतया ऑटोमेटिक मशीन होती है, और इसका आंकड़ा जो है सीधा प्राप्त होता है डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। और इन्हें प्रिंट करके सुरक्षित करके रख भी सकते हो, ठीक है। किसी कारखंड के 2 छिद्रों के बीच की दूरी को मापन करने के लिए, ठीक है, अगर ये वर्कपीस है, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्कपीस है, इन दोनों के बीच का जो छिद्र है, इनकी दूरी को भी माप सकते हो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के द्वारा। कारखंड के निर्देशांक मापन में मशीन में लगे शिकंजों से बांधा जाता है, यानी शिकंजों से बांधने का मतलब क्लैंप किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात इनका अलाइनमेंट मशीन पर लगे 3 लंबवत स्लाइड XYZ के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया। और फिर डिजिटल रीडिंग को हम 0 पर सेट करते हैं। यहाँ पे प्रोब लगे होते हैं 3 टाइप के। तो प्रोब सेंसर टाइप का चीज़ होता है, और इसका जो टिप होगा वो क्या होगा, होल पे सेट होगा या वर्कपीस के ऊपर सेट हो जाएगा और टिप, ठीक है। और इसी तरह अन्य छिद्र पर प्रोब को सरकाकर सेट कर लिया जाएगा, अलग अलग जगह पर इसको सेट किया जाएगा। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पूर्णतः ऑटोमेटिक है, बार बार इस चीज़ को लिखा जा रहा है, और मापन आंकड़े सीधे प्राप्त होंगे। इसमें डेटा प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो CMM से एक्यूरेसी में सुधार आता है, ठीक है। CMM से निरीक्षण में एक समान गुणवत्ता आती है। CMM से कारीगरों द्वारा होने वाली त्रुटियों में कमी आती है, ठीक है। CMM मशीन के मेंटेनेंस कॉस्ट में कमी आती है, ठीक है। CMM काफ़ी मतलब हाई लेवल की प्रिसीजन मशीन है, इससे इंस्पेक्शन प्रणाली सरल हो जाती है, ठीक है। तो यानी आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, आप निरीक्षण अच्छा कर सकते हो, कारीगर की एरर्स को कम कर सकते हो। एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च, प्रोटोटाइप बनाने में, वायुयान, अंतरिक्ष यान में, हेलीकॉप्टर में, ठीक है, इन सब में यूज होता है। तो बेसिकली देखें तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि हम गियर के कुछ पोर्शन को कवर करना चाहते हैं। तो गियर और कुछ हम कवर करेंगे थ्रेड्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि थ्रेड्स और गियर का इसके अंदर टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक को हमने छोड़ दिया था, और मैं आप सभी को यही बताया था कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आते। और फिर मैं बता देता हूँ कि 2022 के बाद से एग्ज़ामिनेशन में ये टॉपिक्स नहीं आए हैं। 2022 के बाद से नहीं आया है क्वेश्चन, ठीक है, और नहीं आएगा भी। लेकिन सिलेबस में गिवन है
तो मैंने कहा चलो भैया आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप पढ़ाने से भाग रहे हो, या हो सकता है कि आपको ये टॉपिक ही ना आता हो, है ना। तो मैंने ये बताया था कि अगर आता भी है ना तो कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन डालता है जिससे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। सो आप अदर चीज़ों को फोकस कर लो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दे दूंगा जिससे कि आप अगर आता भी है कुछ इससे रिलेटेड, जैसे लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, तो चेकिंग ऑफ पिच का मतलब होता है पिच की जांच करना, ठीक है, पिच की जांच करना। अब ये बताओ पिच क्या होता है आप लोग, तो दो लगातार थ्रेड्स के बीच की दूरी होती है, ठीक है, चाहे आप पीक से पीक का ले लो और या तो आप गड्ढे से गड्ढे का ले लो, है ना। तो लगातार दो थ्रेड्स के बीच की दूरी, ठीक है, को पिच कहते हैं। पिच का मतलब फिर से सुन लेना, लगातार दो थ्रेड्स के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, ठीक है भैया। अगर हम पिच को मतलब चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, पहले तो आपका थ्रेड कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे जब गियर चलता है तो उस पर थ्रेड जो है क्या नाम वो लग जाता है ना, लुब्रिकेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम किसी भी थ्रेड की अगर जांच कर रहे हैं तो हम उसके एंगल की जांच करेंगे, उसकी गैप की जांच करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप सभी का अलग अलग नाप के क्या आते हैं, ब्लेड आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के। और उसके अंदर जैसे हमने वहाँ पे फिलर गेज देखा था, वायर गेज देखा था, ठीक है, तो आप उसको डाल दोगे और आपका वहाँ से एंगल उसका पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ थ्रेड्स, पूछ लिया है एंगल कैसे। देखो दो थ्रेड्स के बीच का एंगल हमको अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है टूल मेकर माइक्रोस्कोप, और वो ऑलरेडी हमने अभी समझा रखा है। तो मेरे दोस्त सिलेबस में जो गिवन है वो एकदम से अजीब से लिखा हुआ है ना, इसीलिए वो दे नहीं पाते उस चीज़ को, क्लियर बात है, इसीलिए मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा था कि आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। अब आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्पर गियर। स्पर गियर वाला मैं एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। स्पर गियर आता है। अब स्पर गियर के अंदर क्या क्या है, पहले तो हमको टूथ थिकनेस देखनी होती है, ठीक है, टूथ थिकनेस माप करना है इसके अंदर। और जो मैं अभी टूल मेकर माइक्रोस्कोप एंगल मेजरमेंट करने के लिए बताया, इसके लिए एंगल गेज भी होता है, और ये ऑलरेडी हमने स्लिप गेज के बाद एंगल गेज बता रखा है कि एंगल गेज क्या होता है, ठीक है। जो अलग अलग ब्लेड होंगे वो कुछ एंगल गेज के ही तरीके से होंगे, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब टूथ थिकनेस की माप करने के लिए आपका यूज होता है, क्या यूज होता है मैं बता देता हूँ। इसका डायग्राम आप इंटरनेट से ज़रूर देख लीजिएगा। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर ये यूज होता है हमारा। और वर्नियर कैलिपर हमने ऑलरेडी पता किया है। इससे क्या क्या माप सकते हो आप, टूथ थिकनेस माप सकते हो और उसके साथ साथ डेप्थ भी माप सकते हो, डेप्थ, टूथ की डेप्थ भी माप सकते हो, ठीक है, कितना है। तो हम कैसे इसको मापते हैं उसको समझो। उसके लिए गियर का मॉड्यूल पता होना चाहिए, ठीक है, मॉड्यूल को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम वर्नियर कैलिपर जो यूज होता है उसके माध्यम से हम डेप्थ देखते हैं उसका, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के माध्यम से। और जेड फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टीथ, ये हमको गिवन होगा, मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ गिवन होगा, और डेप्थ हमको उस जॉ से, जो कैलिपर का जॉ होगा उससे हमको मिलेगा, और रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टूथ थिकनेस फाइंड करना। दूसरा हमारा आता है पिच का फाइंड करना। क्या आता है, पिच फाइंड करना, पिच की माप करना आता है। पिच क्या होता है ऊपर हमने देखा, अब यहाँ पर थ्रेड था, अब यहाँ पर जब आता है गियर की बात, तो पिच होता है हमारा दोस्तों गियर टीथ के बीच की दूरी, गियर टीथ के बीच की दूरी, ठीक है, तो उसको हमको फाइंड करना है। अब गियर टीथ के बीच की दूरी को कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर कि हमने क्या करना है, साफ़ करना है, और फिर हम ब्लेड यूज करेंगे अलग अलग साइज का, जो उसके अंदर फिट हो जाएगा उसी को हम यूज कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर बात है, पिच क्लियर हो गया एकदम से। पिच कैसे फाइंड करेंगे, एक ही चीज़ था उसमें, आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है टूथ थिकनेस फाइंड करना, ठीक है। अब आता है हमारा गियर बॉल टेस्टर, लीड एंड प्रोफाइल टेस्टर। अब ये गियर बॉल टेस्टर कुछ और नहीं है, गियर बॉल टेस्टर जो होता है इसके अंदर बॉल होता है, बॉल का मतलब होता है गेंद, यानी गोल आकार का कुछ एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, टीथ के बीच में रखते हैं, ठीक है। टीथ के बीच की दूरी को मापता है ये बॉल। गियर बॉल टेस्टर जो है टीथ के बीच की दूरी को प्रॉपरली ये पता कर लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, 2 बॉल्स होते हैं, ठीक है। रीडिंग के लिए इंडिकेटर लगा होता है, पकड़ने का इक्विपमेंट होता है, इंडिकेटर होता है इसके अंदर, और होल्डिंग इक्विपमेंट होता है। और किसी के बीच में लगा करके, टीथ के बीच में, आप उस इंडिकेटर पे जो वैल्यू आएगी आप उसको क्या नाम है बता सकते हो। आप क्या करोगे, टीथ के बीच में इसको रखोगे गियर बॉल टेस्टर को, और वो आपका इंडिकेटर बता देगा और आप चेक कर लोगे कि इसके बीच की क्या दूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे दोस्त, लीड एंड प्रोफाइल टेस्टर। लीड एंड प्रोफाइल टेस्टर, पहले तो आपसे पूछ सकता है कि लीड क्या है और प्रोफाइल क्या है, ये चीज़ समझो। तो लीड जो होता है मेरे दोस्त, गियर का एक पूरा चक्कर होता है। क्या होता है, गियर का एक पूरा चक्कर जब काट लिया जाता है तो उसको कहते हैं लीड। जब गियर आपका एक पूरा चक्कर पूरा करती है, ठीक है, तो ये होता है लीड, ठीक है। प्रोफाइल क्या होता है, देखो आप प्रोफाइल गियर टूथ का जो शेप होता है, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो पूरा इसका शेप बन के आता है, ठीक है। मेरे से भी ये डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो जो गियर टूथ का पूरा शेप होता है, आप लिखने के लिए बता रहा हूँ, तो गियर टूथ के एक्चुअल शेप को हम प्रोफाइल कहते हैं। गियर टूथ के एक्चुअल शेप को हम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो बस अब हम इसको मेजरमेंट करना है हमको, ठीक है, इसका मेजरमेंट करना है। तो हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं ये समझो बस। तो इसके लिए स्टाइलस मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, स्टाइलस। अभी स्टाइलस मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सरफेस रफनेस वाला, उसी तरीके का स्टाइलस मेथड इसमें भी होता है। आप बॉडी पे रखोगे और आपका ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, ध्यान से सुनिएगा, वो आता है अडेंडम एंड डिडेंडम। अब देखो आप इसको रट लोगे तो काम बन जाएगा, और इसको समझ पाओ ये अपने टॉम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कोई भी टूथ होता है उसका सर्कल होता है, उसको कहते हैं पिच सर्कल। उसके अंदर पिच सर्कल होता है, एक होता है बेस सर्कल, ठीक है। पिच सर्कल से टॉप तक की दूरी को कहते हैं अडेंडम, और पिच सर्कल से बॉटम तक की दूरी को कहते हैं डिडेंडम। पिच सर्कल से बॉटम तक की दूरी को कहते हैं, टूथ के टॉप तक की दूरी पिच सर्कल से जो होती है उसको कहते हैं अडेंडम, और पिच से बॉटम तक की दूरी को हम कहते हैं एडेंडम, डिडेंडम, ठीक है, नीचे का। और इसके अंदर मॉड्यूल भी पूछता है, तो मॉड्यूल होता है मॉड्यूल, इसको एम से डिनोट करते हैं, ये होता है डी/टी। डी क्या होता है, पिच सर्कल डाया, पिच सर्कल डाया, जैसे कि मैंने बताया पिच सर्कल डाया, और टी का मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ। तो ये ओवरऑल हमने अगले 10 मिनट के अंदर स्क्रू और गियर्स के कुछ टॉपिक को कवर किया, लेकिन जो मेन टॉपिक था मैंने आपको बता दिया है। तो इस यूनिट को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हमारा एक और यूनिट बचेगा जिसका नाम है 6वां यूनिट, और उसको कवर करके आपका इस MMI को क्लोज कर देंगे।